हेलो एवरीबॉडी। सोशल साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो क्लास में हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, जो कि पॉलिटिकल साइंस का एक सब टॉपिक है। इसके विषय में हम पहले 2 वीडियो बना चुके हैं और ये इस चैप्टर से लेकर इस टॉपिक से संबंधित तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में जो सब टॉपिक्स होंगे वो होंगे: नंबर 1, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, अर्थात भारत में राजनीतिक दलों की समस्याएं अथवा चुनौतियां क्या हैं और क्या रही हैं। इसके अतिरिक्त अगला सब टॉपिक होगा रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिस्टम, अर्थात राजनीतिक दलों और चुनाव प्रणाली में सुधार। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब टॉपिक है इस चैप्टर का। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों पर। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। First of all, we will discuss the problems or challenges of political parties in India. भारत में राजनीतिक दलों की समस्याएं क्या हैं अथवा उनकी क्या चुनौतियां हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज, जहाँ तक भारत का प्रश्न है या भारत का सवाल है, बहुत सी समस्याओं और चुनौतियों से घिरी हुई हैं, अर्थात उन्हें बहुत सी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा है, करना पड़ता है या करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी जो इसकी चुनौती है वह है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टी। आज लगभग सभी दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, नितांत कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। आंतरिक लोकतंत्र की कमी का अर्थ है कि राजनीतिक दल जो लोकतंत्र को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन माने जाते हैं, ये खुद लोकतंत्र या आंतरिक लोकतंत्र की कमी से जूझ रहे हैं। अब या तो ऐसा नहीं है कि ये इस कमी से अपने आप जूझ रहे हैं या कोई इनके ऊपर कोई दबाव है कि वो अपने अंदर आंतरिक लोकतंत्र स्थापित ना करें, बल्कि ये इनकी खुद की इच्छा है कि वो अपने अंदर अर्थात पार्टियों में उस लोकतांत्रिक प्रणाली का विकास ही नहीं करते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है पदाधिकारियों का चुनाव। तो आजकल बहुत सारी पार्टियां या लगभग सभी पार्टियां ऐसी हैं जहां पदाधिकारियों के चुनाव सही तरह से नहीं होते। पदाधिकारी का मतलब है कि उस पार्टी का अध्यक्ष, उसके उपाध्यक्ष या उसके सचिव, महासचिव वगैरह वगैरह। कुछ नेताओं ने पार्टीज को अपने वश में किया हुआ है और वो उनका वर्चस्व उन पार्टियों में देखा जाता है। और जब वहाँ चुनाव होता है तो वो सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है, नाम के लिए होता है। कई बार तो उस कैंडिडेट के विरुद्ध कोई पार्टी का कोई अन्य नेता खड़ा भी नहीं हो पाता है, चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं करता है। तो जिस पार्टी पे चुनाव नहीं होगा और
उस पार्टी के पदाधिकारियों की जो सीट हैं उन्हें सर्वसम्मति से भर दिया जाएगा, बिना किसी चुनाव के भर दिया जाएगा, तो फिर यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्टियों में, खुद राजनीतिक दलों में लोकतंत्र की कमी है, भारी कमी है। जिस संगठन में लोकतंत्र की कमी है वो एक लोकतंत्र को कैसे चलाएगा, वो उस लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदार और ईमानदार कैसे होगा, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी चुनौती है डायनेस्टी और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। ये हिंदी में हम इसको कह सकते हैं कि वंशवाद या वंशवादी राजनीति लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है। पार्टियों में खास तौर से एक बहुत बड़ी समस्या है। पार्टियां लगभग बहुत सारी पार्टियां हैं जिनमें वंशवाद देखने को मिलता है। वंशवाद का मतलब है कि उस पार्टी को कोई एक ही परिवार उसको चला रहा है। उदाहरण के लिए कांग्रेस पार्टी, जिसे वंशवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण मानते हैं और विशेष तौर पर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की वंशवादी प्रवृत्ति होने के नाते बड़ी आलोचना करते हैं। लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी नहीं है जो वंशवादी है। कांग्रेस के अलावा बहुत सी पार्टियां, लगभग सभी पार्टियां वंशवाद से ग्रस्त हैं। क्षेत्रीय पार्टियों का तो और भी बुरा हाल है। क्षेत्रीय पार्टियों में, चाहे वो पंजाब की पार्टी हो, पंजाब की शिरोमणि अकाली दल हो, जहां प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, उसका पुत्र और उसकी बहू हरसिमरत कौर उस पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी हैं। उस पार्टी को चलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हरियाणा में हमारे यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल इसका एक उदाहरण है। उससे पहले हरियाणा विकास पार्टी हुआ करती थी बंसीलाल की। फिर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी, जो एसपी के नाम से हम इसे जानते हैं, एसपी समाजवादी पार्टी, वो एक वंशवादी पार्टी है। उसमें मुलायम सिंह यादव और उसके वंशज और उसके परिवार वाले ही हावी हैं पार्टी में, और पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं। पार्टी को पूरी तरह से वो उसका नेतृत्व करते हैं, और जब पार्टी चुनाव जीतती है तो उसी वंश के लोग, उसी परिवार के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं और बहुत महत्वपूर्ण पदों को धारण करते हैं। इस तरह से अगर हम बात करें साउथ में, तो साउथ में भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो वंशवादी हैं, चाहे वो डीएमके हो। इसी तरह से अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी शिवसेना एक वंशवादी पार्टी है, जिसको पहले बाल ठाकरे चलाते थे, अब उसके पुत्र उद्धव ठाकरे चला रहे हैं। तो ये वंशवाद राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे दूसरी प्रतिभाओं को उभरने का मौका नहीं मिलता, दूसरे प्रतिभाशाली नेताओं को उभरने का मौका नहीं मिलता। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या से बहुत जल्दी हमें छुटकारा पाना होगा यदि हम अपने लोकतंत्र को सफल बनाना चाहते हैं और इसे और ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, और सभी प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने के लिए भरपूर मौके देने होंगे। अगली चुनौती है डोमिनेशन
ऑफ रिच या डोमिनेटेड बाय रिच। डोमिनेटेड बाय रिच का मतलब है अमीर द्वारा प्रभुत्व। आजकल ये देखने में मिलता है कि राजनीतिक दल धनी लोगों के चंगुल में है, क्योंकि ये धनी लोग ही इन पार्टियों को चंदा देते हैं और फिर उस चंदे का मुआवजा ये धनी लोग, ये रिच लोग सरकार से अपने फेवर में, अपने पक्ष में कुछ नीतियां बनवा कर लेते हैं। आजकल दल उस सदस्य को अपना उम्मीदवार बनाने का प्रयास करते हैं जो अमीर होता है। अधिकतर अमीर लोग ही चुनाव लड़ते हैं। गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ तो सकता है, लेकिन उसकी जीतने की संभावनाएं नहीं होती, क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा धन खर्च करना पड़ता है। प्रचार के लिए चुनाव सामग्री तैयार करनी पड़ती है, झंडे, बैनर, पोस्टर पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये एक गरीब व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए यदि कोई पार्टी किसी गरीब व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बना भी देती है तो उसके चुनाव जीतने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि उसके मुकाबले में जो दूसरे अमीर कैंडिडेट खड़े हैं उनके जीतने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा धन है, वे अमीर है और अपनी उस अमीरी का, अपने उस धन का इस्तेमाल करके वो चुनाव जीत जाते हैं। तो ये भी राजनीतिक दलों की एक बहुत बड़ी समस्या है और एक चुनौती है कि इससे कैसे निपटा जाए। इसके साथ ही अगली जो चुनौती है पॉलिटिकल पार्टीज की वह है इंट्रूजन ऑफ क्रिमिनल्स, अपराधियों की घुसपैठ। राजनीतिक दलों में वर्तमान समय में अपराधियों का बोलबाला है। लगभग हर पार्टी ऐसे तत्वों को टिकट देने में परहेज नहीं करती जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं या जो बाहुबली हैं। उद्देश्य, प्रत्येक राजनीतिक दल का उद्देश्य चुनाव जीतना होता है। तो इन आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को चुनाव लड़वाना इसलिए चाहते हैं राजनीतिक दल ताकि वो आसानी से चुनाव जीत सके। लोगों को डरा के, उस लोगों के अंदर, लोगों में उसका खौफ होता है, भय होता है और वो उसके लिए वोट आसानी से डाल देते हैं, उसके फेवर में, उसके पक्ष में मतदान कर देते हैं। तो इसलिए कई केसों में तो राष्ट्रीय दल भी अपराधियों को टिकट दे देते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो या बसपा हो या सीपीआई, सीपीएम या फिर दूसरे दल हो। अधिकतर दल चुनाव में बहुमत जीतने का प्रयास करते हैं। अधिकतर नहीं, सभी दल चुनाव में बहुमत जीतने का प्रयास करते हैं और वह धन अपनी तथा धन के द्वारा और अपराधियों की सहायता से ही चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है राजनीतिक दलों की, क्योंकि राजनीतिक दलों ने घुसपैठियों को अपराधियों को अपने दलों में शामिल कर लिया है और उन्हें अपना कैंडिडेट बनाकर उनसे चुनाव लड़वा रहे हैं और वो चुनाव जीत भी रहे हैं और जीत के वो विधानसभा और संसद तक पहुंच रहे हैं, जिससे शासन प्रणाली की कार्यशीलता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पांचवा जो चुनौती है वह है महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व, लो रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन। ईच एंड एवरी पार्टी प्रोवाइड्स low representation to women. There is no party that is fully dedicated to the representation of women. कोई भी ऐसा दल नहीं है जो महिलाओं के लिए पूरी तरह से समर्पित हो या जो ये चाहता हो कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर प्रतिनिधित्व मिले। तो यही कारण है
कि विधानसभाओं में और संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। लगभग 12-13% के करीब वर्तमान में भी लोकसभा में महिलाएं सदस्य हैं। विधानसभाओं में तो बहुत बुरा हाल है। तो ये कारण इसलिए है क्योंकि राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट नहीं देते, उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाते, उन्हें चुनाव नहीं लड़ाते, जिससे महिलाएं चुनाव जीतकर नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दल महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व देते हैं और ये भी एक राजनीतिक दलों की चुनौती है, एक समस्या है। इसके साथ ही अगली जो चुनौती है वह है बेहतर वैकल्पिक या विकल्प का अभाव। ये बेहतर विकल्प है, ये वैकल्पिक की बजाय हम इसको विकल्प कर सकते हैं, विकल्प का अभाव। ठीक है, बेहतर विकल्प का अभाव। बेहतर विकल्प का मतलब है लैक ऑफ बेटर अल्टरनेटिव। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों के सामने, जनता के सामने, मतदाताओं के सम्मुख कोई बेहतर विकल्प नहीं है। मतदाताओं को या तो कांग्रेस को वोट देना पड़ता है या फिर बीजेपी को वोट देना पड़ता है। इसके अलावा उनके पास कोई और अच्छा विकल्प नहीं है जो एक तीसरा विकल्प बन सके। हालांकि बीच बीच में कुछ ऐसे प्रयास हुए हैं कि तीसरे मोर्चा भी बना और तीसरे मोर्चा ने सरकारें बनाई, लेकिन वो सरकारें टिकाऊ नहीं रही हैं, अस्थिर रही हैं, लंबे समय तक नहीं चल पाई और सत्ता या तो कांग्रेस के पास रही है या फिर अब बीजेपी के पास है। तो ये भी राजनीतिक दलों की एक समस्या है। जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके जो दूसरे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल हैं, उनकी एक समस्या है कि वो एक बहुत बेहतर विकल्प नहीं बन पा रहे हैं। सातवीं चुनौती है पावर के लिए एक्सट्रीम डिजायर, मतलब एक्सट्रीम डिजायर फॉर पावर। सत्ता के लिए अत्यधिक लालसा। राजनीतिक दलों में सत्ता के लिए, पावर के लिए एक्सट्रीम डिजायर का मतलब है अत्यधिक लालसा है। ठीक है, लालसा का मतलब होता है कि उनके अंदर ज्यादा लालच है कि उन्हें सत्ता मिले, क्योंकि राजनीतिक दलों का एकमेव और अंतिम उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना ही होता है, पावर। ठीक है, सत्ता प्राप्त करना होता है। तो जिसकी वजह से ये फिर चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, कई गलत तरह से चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं और जिससे पूरी मर्यादा, नैतिकता को भी ये ताक पर रख देते हैं। तो इससे चुनाव का माहौल कई बार खराब हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है और बेकसूर जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये राजनीतिक दल के अंदर लालसा होना, ज़्यादा लालसा होना, ये भी एक बड़ी समस्या है पॉलिटिकल पार्टीज की। अगला है डिफेक्शन, दल बदल। ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है राजनीतिक दलों के, अभी भी है, स्टिल इट इज, अभी भी है। दल बदल अभी देख सकते हैं आप कि राजस्थान का मामला हमारे सामने है। वहाँ सचिन पायलट गुट कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत कर गए हैं और वो उस पार्टी में से या तो अलग एक दल बनाना चाहते हैं या फिर आरोप है उनके ऊपर कि वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। इससे पहले अभी मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। उनके साथ और भी कई नेता पार्टी को छोड़कर गए, उन्होंने दल बदल कर लिया। तो दल बदल एक समस्या है। दल बदल का अर्थ होता है दल बदलना, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना, जिससे इस दल बदल की वजह से सरकारें अस्थिर हुई हैं, सरकारें बीच में ही गिरी हैं और दूसरी पार्टियों की सरकारें बनी हैं।
मान लीजिए उदाहरण के लिए कि अगर जैसे कि उदाहरण के लिए अभी मध्य प्रदेश का उदाहरण है कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। लेकिन जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके जो सहयोगी या साथी कांग्रेस को छोड़कर गए तो वहां पर क्या हुआ, कमलनाथ की सरकार, कांग्रेस सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार बन गई। ठीक है, तो ये किसकी वजह से, दल बदल की वजह से हुआ। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। जनता ने मैंडेट या जनादेश दिया कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस की सरकार तो गिर गई और सरकार बन गई बीजेपी को, जबकि उससे पहले बीजेपी की सरकार थी। जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर किया था, लेकिन बाद में अब बीजेपी की सरकार बन गई है। यह खेल बहुत लंबे समय से हमारे देश में चला आ रहा है। 1967 में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था 1967 में। ठीक है, 1967 में एक हरियाणा के एक एमएलए ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज की थी और तभी से एक मुहावरा कह लीजिए जो है वो, जिसका नाम था आया राम गया राम, वो अस्तित्व में आया। और उसके बाद फिर दल बदल का सिलसिला चल पड़ा और बहुत लगभग 1980 तक लगभग 4000 लोगों ने दल बदल किया। इस दल बदल को रोकने के लिए दल बदल को रोकने की जरूरत महसूस की गई, क्योंकि इसने राजनीति को प्रदूषित कर दिया, इसने राजनीति को कलंकित कर दिया, क्योंकि जनता किसी को वोट दे रही थी, सरकार किसी दूसरे की बन रही थी, बजाय किसकी वजह से, दल बदल की वजह से। तो इस दल बदल को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए। पहली बार 1985 में, ठीक है, 1985 में दल बदल को रोकने के लिए संविधान में एक संशोधन हुआ। 1985 में पहली बार प्रयास हुआ और संविधान में 52वां संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन? 52वां, 52nd अमेंडमेंट। ठीक है, और इस 52वें संशोधन द्वारा दल बदल पर रोक लगाई गई। इसमें, इस कानून में प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति या कह लीजिए कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि अपना दल नहीं छोड़ सकता। किसी भी पार्टी के कुछ लोग दल नहीं छोड़ सकते। हाँ, लेकिन अगर वो लोग जो दल छोड़ना चाहते हैं वो उस अपने विधानमंडल का, यानी कि चुने हुए लोगों में से अगर वो 1/3 हैं, तो वो 1/3 है, अगर तो वो जो है 1/3 है, 1/3 है, तो वो पार्टी छोड़ सकते हैं, अपनी नई पार्टी बना सकते हैं या फिर दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यह प्रावधान किया गया। यानी उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी पार्टी के 30 सदस्य जीते, तो उन 30 में से 10 व्यक्ति, ठीक है, 10 व्यक्ति जो है दल बदलने के लिए योग्य थे, उन्हें दल बदलने की छूट दे दी गई। 10 के अलावा 9 या 8 या 7 या 6 या 2 या 1 व्यक्ति को फिर दल बदलने का अधिकार नहीं दिया गया। तो इस कानून ने भी दल बदल को कम तो किया, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं किया, क्योंकि इसमें 1/3 दल बदल को सहमति दी गई थी। फिर इस दल बदल को पूरी तरह से समाप्त करने का भी प्रयास किया गया, क्योंकि दल बदल कानून 1985 में जो बना, इसने उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया। नहीं, इसका उद्देश्य दल बदल रोकना था, लेकिन बावजूद इसके दल बदल जारी रहा। फिर 2003 में दल बदल को रोकने के लिए एक और कानून बना 2003 में, और वो संविधान में संशोधन हुआ, और संशोधन था 91वां संशोधन, 91st अमेंडमेंट। ठीक है, 91वें संशोधन द्वारा दल बदल को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब ना तो कोई एक व्यक्ति या 1/3 व्यक्ति या 2/3 व्यक्ति दल नहीं बदल सकते। हाँ, अगर सभी चुने हुए सदस्य
दल बदलना चाहें और अपनी पार्टी को उस दूसरी पार्टी में मर्ज करना चाहें तो वो मर्ज कर सकते हैं या अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। यह इसमें प्रावधान है। तो दल बदल एक बहुत बड़ी समस्या रही है राजनीतिक दलों की, जिसकी वजह से राजनीतिक दल भी अस्थिर रहे हैं और देश की सरकारें भी अस्थिर रही हैं। इसके अलावा जो अगली जो समस्या है वह है प्रमोशन टू कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। राजनीतिक दलों में खास तौर से जातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाता रहा है। मतलब ये जातिवाद का सहारा लेते हैं, ठीक है, सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं, जाति के आधार पर टिकट देते हैं, ठीक है, अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारते हैं। चुनाव में उम्मीदवार उतारते समय ये देखा जाता है कि उस क्षेत्र में किस जाति के सबसे ज़्यादा वोट हैं, किससे सबसे ज़्यादा वोटर मतदाता हैं, तो उस व्यक्ति को ही टिकट दिया जाता है। इसी तरह से सांप्रदायिकता भी एक बहुत बड़ा इसका एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या है दलों की। सांप्रदायिकता के आधार पर भी बहुत सारे दल बने हैं जो, और उसके साथ साथ दूसरे दल जो हैं वो चुनाव में ये देखते हैं कि उस क्षेत्र में किसी संप्रदाय विशेष के कितने लोग रहते हैं। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको बहुत जल्द ही सुधारा जाना चाहिए, इन्हें बहुत जल्द दूर किया जाना चाहिए, तभी राजनीतिक दल एक अच्छी स्थिति में आ सकते हैं और यह लोगों का सही मायने में कल्याण कर सकते हैं, सही मायने में लोगों की भलाई कर सकते हैं। इन समस्याओं की वजह से, ये समस्याएं जो हैं पार्टियों के स्वार्थ की वजह से पैदा हुई हैं, क्योंकि पार्टियां या दलों ने स्वार्थ के वशीभूत होकर के राजनीति की है और कर रहे हैं, और उनका एकमात्र उद्देश्य चुनाव जीतना रहा है। लेकिन हमें इन समस्याओं को बहुत जल्द दूर करना पड़ेगा, तभी हमारा लोकतंत्र एक स्वस्थ लोकतंत्र बन सकता है। तो आइए अब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं कि हम कैसे हाउ टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज या रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे हम करें, राजनीतिक दलों को हम कैसे सुधारें या राजनीतिक दलों में सुधार। ये हमारे टॉपिक का अगला टॉपिक है, राजनीतिक दलों में सुधार। राजनीतिक दलों में सुधार से संबंधित सब टॉपिक को हम दो पार्ट्स में बांटेंगे। पहले तो उन कदमों के बारे में हम जिक्र करेंगे जो अब तक उठाए गए हैं, है ना। वी विल डिस्कस द स्टेप्स टेकन, जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, सरकार ने लिए हैं, न्यायपालिका ने लिए हैं या फिर चुनाव आयोग ने लिए हैं, उन कदमों के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जो फिर होगा स्टेप्स शुड बी टेकन की अभी क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। तो सरकार ने और चुनाव आयोग ने खास तौर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें नंबर 1 है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करवाया है, चुनाव आचार संहिता को लागू करवाया है। चुनाव आचार संहिता क्या होती है? चुनाव आचार संहिता का मतलब है कि चुनाव आयोग ने एक नियमावली बनाई है, नियम बनाए हैं कि चुनावों के दौरान कोई दल कैसे आचरण करेगा, कैसे व्यवहार करेगा, और उसने कुछ एक लिस्ट बनाई है कि जो राजनीतिक दल ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, डोंट्स एंड, ठीक है, डूज एंड डोंट्स, कि हमें दल ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं हम चुनाव आचार संहिता। जैसे चुनावों के समय धन नहीं बांट सकते, कैश नहीं बांट सकते, लोगों को शराब नहीं बांट सकते खुले तौर पर, ठीक है, लोगों के वोटों को खरीद नहीं सकते हैं, लोगों को डरा धमका नहीं सकते हैं, चुनाव में ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जो सब मिलकर के चुनाव आचार संहिता कहलाता है। तो ये चुनाव आचार संहिता का पालन चुनाव आयोग ने करवाया है।
इसके साथ ही सरकार ने, ये चुनाव आयोग ने क्या किया है कि योग्यता और आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी देना जरूरी बना दिया है, अनिवार्य कर दिया है। नाउ इट इज compulsory or mandatory for the political parties to give information regarding qualification and criminal cases. जो चुनाव लड़ना चाहता है जो व्यक्ति, उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी योग्यता और आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी दे। एक नॉमिनेशन जो फॉर्म होता है, नामांकन पत्र, उस नामांकन पत्र में उसे अपनी योग्यता कि वो कितना पढ़ा लिखा है और किसी मुकदमे में तो वो शामिल नहीं रहा है, और यदि रहा है तो वो किस तरह का मुकदमा था, किस तरह का अपराध था। इससे ट्रांसपेरेंसी आई है, पारदर्शिता आई है और मतदाताओं को अपने उम्मीदवार जानने का एक अच्छा अवसर मिला है और फिर अच्छे लोगों के चुनने का एक रास्ता बना है। इसके साथ ही एंटी डिफेक्शन लॉ हैज बीन पास्ड। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि दल बदल विरोधी कानून पारित हुए हैं। देश में 1985 में पहला कानून बना जिसने 1/3 दल बदल की सहमति दी और उसके अतिरिक्त सारे दल बदलों को निरस्त कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी दल बदल जारी रहा, तो फिर 2003 में फिर से एक कानून बना या फिर संविधान में संशोधन हुआ 2003 में, जिसको 91st अमेंडमेंट कहते हैं। इसके द्वारा हर तरह के दल बदल को समाप्त कर दिया। अब इसका प्रावधान यह है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या चुना हुआ प्रतिनिधि, व्यक्तिगत से मतलब यहाँ चुने हुए प्रतिनिधि से है, इलेक्टेड कैंडिडेट से, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव चुन के किसी दूसरे दल की टिकट पर आया है और वो दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो उसे पहले रिजाइन करना पड़ेगा, उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। एक व्यक्ति या 1/3 व्यक्ति या 2/3 व्यक्ति अब दल बदल नहीं सकते, मतलब हर तरह से दल बदल को रोक दिया गया है। हां, अगर वो पार्टी किसी दूसरे दल में मर्ज होना चाहती है, विलय करना चाहती है, तो विलय कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही दल बदल विरोधी कानून 2003 में और क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए 91st अमेंडमेंट में, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद की संख्या को सीमित कर दिया गया है। अब 15% से अधिक, यानी कि जो विधानसभा या लोकसभा, विधानसभा कहाँ, राज्यों में, लोकसभा सेंटर में या केंद्र में, जितने उसके सदस्य हैं उनका सिर्फ 15% ही मंत्री बन सकते हैं। 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते। और 15% में मुख्यमंत्री भी शामिल होगा, राज्य में मुख्यमंत्री शामिल होगा और केंद्र में प्रधानमंत्री शामिल होगा। उदाहरण के लिए अगर हमारे 90 हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं तो 90 का 15% हो गया 13.5। ठीक है। 15, जैसे हम उसको 90 को का 15% निकालेंगे तो 13.5 आएगा, 13.5, यानी कि 13 व्यक्ति और अधिकतम 14 ही मंत्री बन सकते हैं। इतने एमएलए ही मंत्री बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, जिसमें एक मुख्यमंत्री भी होगा, इन 14 में ही होगा, इससे फालतू नहीं होगा। इससे पहले क्या था, 20-20 मंत्री बन रहे थे, 25-25 मंत्री बन रहे थे। तो इससे क्या होता है, राज्य के खजाने पर जोर पड़ता है, भार पड़ता है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम हैं जो उठाए गए हैं राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए, चुनाव प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए। इसके साथ ही और क्या कदम उठाए गए हैं, अब हम बात करेंगे कि अभी ऐसे और कौन से कदम हैं जो उठाए जाने चाहिए। स्टेप्स शुड बी टेकन। नाउ वी विल डिस्कस स्टेप्स दैट शुड बी टेकन स्टिल। अभी भी वो कौन सी जो कदम है जो उठाए जाने शेष हैं, बाकी हैं। तो अभी भी नंबर 1, आंतरिक लोकतंत्र पार्टियों में नहीं देखा जाता है, दलों में नहीं देखा जाता है। तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक दल के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की बहाली हो
और प्रत्येक राजनीतिक दल अपने यहाँ संगठनात्मक चुनावों को सुनिश्चित करे। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, चुनाव का राज्य अनुदान यानी कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो चुनावों में पार्टी या नेता जो धन खर्च करते हैं वो धन पर पाबंदी लगनी चाहिए और चुनाव लड़ने का जो खर्चा है वो राज्य वहन करे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि फिर अब जो नेताओं को या दलों को ज्यादा पैसा खर्च करके मतदाताओं को खरीदने या उन्हें अपने पक्ष में या पाले में करने पर रोक लगेगी। ठीक है, तो यानी कि चुनावों का खर्चा कौन उठाए? राज्य उठाए, सरकार उठाए। नंबर 2। नंबर 3, अपराधियों के प्रवेश को रोकने के लिए सख्त कानून बने। स्ट्रिक्ट लॉस शुड बी अडॉप्टेड टू स्टॉप एंट्री ऑफ क्रिमिनल्स। पार्टियों में जो अपराधियों की एक तरह से बड़ी घुसपैठ हो गई है, हर पार्टियों में अपराधी देखे जाते हैं। इन अपराधियों को पार्टियों में घुसने से रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं और उन पार्टियों की सदस्यता रद्द की जाए जो अपराधियों को अपनी पार्टियों में जगह देते हैं या उन्हें अपना नेता बनाते हैं। सीधी सी बात है। चौथा कदम उठाने जाने की जरूरत है कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलना जरूरी है और इस रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन देना बहुत जरूरी है। वुमेन रिजर्वेशन टू एंश्योर देयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, महिला आरक्षण उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाए। जैसे मैंने बताया था कि वर्तमान में जो हमारी लोकसभा है उसमें लगभग 12% के आसपास महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, 12% के लगभग है, लगभग 70 के आसपास जो है महिलाएं हैं हमारी लोकसभा के अंदर, जबकि उसकी कुल स्ट्रेंथ 543 है। तो 543 में 70 के करीब आप मान के चलेंगे तो 70 कुछ भी नहीं है, जबकि यह संख्या 200, लगभग 200 से 200 तो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, उनके लिए सीट रिजर्व कर दी जाए और यह रिजर्वेशन 33% से कम नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है। यानी कि 1/3 सीट शुड बी रिजर्व्ड फॉर लेडीज इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बाय डूइंग सो वी कैन एंश्योर देयर रिप्रेजेंटेशन इन द लॉ मेकिंग बॉडीज। ऐसा करके हम कानून बनाने वाली संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकते हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो इससे हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बेहतर होगी और बहुत सुंदर बनेगी। ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी उसमें और बढ़ जाएगी क्योंकि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले में ज़्यादा ईमानदार माना जाता है। और एक कदम उठाने की जरूरत है, शिक्षित प्रतिनिधित्वों का चुनाव जरूरी है कि अब समय आ गया है कि हम शिक्षित प्रतिनिधियों का चुनाव करें। इसके लिए जो शिक्षित मतदाताओं को ही ये स्टेप उठाना होगा, ये जो इनिशिएटिव मतदाता ही लें कि वो एक सुशिक्षित व्यक्ति को चुने। चुनने से पहले, चुनाव से पहले वो अपने मतदाताओं के बारे में अपने रिप्रेजेंटेटिव जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लें, समझें उन्हें और उनमें से जो सुशिक्षित है उसका चुनाव करें। तो शिक्षित प्रतिनिधियों का चुनाव भी होना बहुत जरूरी है। इस तरह से हम राजनीतिक दलों और अपनी चुनाव प्रणाली को सुधार सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम MCQs, important MCQs of this chapter. फर्स्ट क्वेश्चन इज, लोगों के समूह को क्या कहते हैं जो सत्ता प्राप्त करने के लिए ठीक है एक दूसरे के नजदीक आते हैं। लोगों के समूह जो सत्ता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के नजदीक आता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? 7 नेशनल पार्टीज हैं जिनके बारे में पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन आता है कि भाई जैसे कि मान लीजिए
कोई दो क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। तो वो क्षेत्रीय दल हो सकते हैं, शिरोमणि अकाली दल हो सकता है पंजाब का, ठीक है, और आपका हरियाणा का जेजेपी हो सकता है, उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी हो सकता है, जेडीयू हो सकता है बिहार का, और डीएमके और एआईएडीएमके हो सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि पंजाब का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल का नाम बताओ, वही है एसएडी, शिरोमणि अकाली दल। उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी। इसी तरह से क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इनमें से कौन सा राजनीतिक दल का कार्य है, यानी कि कई कार्य दे रखे होंगे और उनमें से आपको वह चुनना है जो कार्य है। चुनाव लड़ना, जनमत तैयार करना, सरकार बनाना और चलाना, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी इसका उत्तर है, ठीक है। राजनीतिक दलों के मुख्य तत्व क्या हैं? नंबर 1 नेतागण, नंबर 2 अनुयायी, नंबर 3 सक्रिय सदस्य, या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लीडरशिप है ना, फॉलोअर्स एंड एक्टिव मेंबर्स आर द एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल वह राजनीतिक दल जो सरकार चलाता है क्या कहलाता है? तो उसे हम शासक दल या सत्ता दल कहते हैं, जो सरकार चलाता है। और वह राजनीतिक दल जो सरकार नहीं चलाता उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विपक्षी दल या विरोधी दल। क्लियर? इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, एक दल वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं? एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। अनेक दल वाली व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। और दो दलों वाले देश की व्यवस्था को द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं। इनमें से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? ऑप्शन है चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया और उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में एक दलीय व्यवस्था है, वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी मुख्य पार्टी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। इनमें से किस देश में दो दलीय व्यवस्था है? देखिए, दो दल की व्यवस्था के बाद जहां पर दो दल मुख्य रूप से असक्रिय होते हैं। पहला है भारत, ब्रिटेन, फ्रांस या पाकिस्तान। इसका उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, वहां पर दो प्रमुख दल पाए जाते हैं। इसी तरह से इनमें से कौन सी चुनौती राजनीतिक दल झेल रहे हैं? आंतरिक लोकतंत्र की कमी, वंशवाद का बढ़ना, धन और अपराध का बढ़ता महत्व, उपरोक्त सभी। एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाना क्या कहलाता है? दल बदल कहलाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 1980 में हुआ, ये हमने बताया था पीछे। बहुजन समाज पार्टी गठन कब हुआ? 1984 में हुआ। बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन था? मिस्टर कांसीराम था। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की। ठीक है। इसी तरह से फोर्जा इटालिया के नेता कौन है या कौन था? फोर्जा इटालिया क्या है? ये पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। फोर्जा इटालिया इटली का एक महत्वपूर्ण दल है, ठीक है, और इसका प्रमुख जो नेता था वो था बर्लुस्कोनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई? झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 में हुई। ये हरियाणा बोर्ड में 2011 में आया ये क्वेश्चन। इस तरह से अगला, असम आंदोलन ने किस राजनीतिक दल का रूप इख्तियार किया? यानी कि असम आंदोलन में से कौन सा राजनीतिक दल निकला? तो असम आंदोलन ने असम गण परिषद नामक राजनीतिक दल का स्थान लिया या उसका रूप लिया। ये भी 2011 में आया है क्वेश्चन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआई-एम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना 1925 में हुई थी, लेकिन सीपीआई-एम, जिसको हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कहते हैं, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, जब सीपीआई का विभाजन हुआ। ठीक है। फोर्जा इटालिया जो कि एक इटली का राजनीतिक दल है, उसकी स्थापना कब हुई? उसकी स्थापना 1993 में हुई। ये भी 2011 और 2013 में क्वेश्चन आया है। अमेरिका और ब्रिटेन में कितनी दलीय व्यवस्था पाई जाती है? अमेरिका और ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्थाएं
पाई जाती है, वहां पर दो दो दल ही महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। ठीक है, अमेरिका के दो प्रमुख दल कौन कौन से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। ओके, ब्रिटेन के दो प्रमुख दल कौन से हैं? अनुदार दल और श्रमिक दल। इसी तरह से शिरोमणि अकाली दल की स्थापना कब हुई? शिरोमणि अकाली दल की स्थापना 1920 में हुई थी, 1920, शिरोमणि अकाली दल। ठीक है, इस तरह से भारत में 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में कितने गठबंधन थे? तो भारत में दो बड़े गठबंधन थे, एक था एनडीए और एक यूपीए। तो 2004 में यूपीए जीता था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इसकी फुल फॉर्म है, और एनडीए जिसकी फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो हार गया था। लेकिन अब 2014 से अभी तक जो है एनडीए शासन में है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, तो यह इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और इसके साथ ही यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।